नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है और हिमाचल की भी 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए हम कृषि जगत से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी विशेषज्ञों से बातचीत के जरिए आप सबसे साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमारा आज के कार्यक्रम का विषय है संगठित खेती का महत्व, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेष अतिथि मौजूद है, एक प्रगतिशील किसान श्री भोपाल सिंह वर्मा जी। सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप कृषि से कैसे जुड़े? मेरा नाम भोपाल सिंह वर्मा है और मैं जय किसान बागवान सोसाइटी डॉलपेट ब्लॉक बसंतपुर तहसील सुन्नी और डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल का फार्मर हूँ और उस सोसाइटी में अध्यक्ष भी हूँ। और ये खेती का जो हमारा कार्य है ये तो हमारा पुश्तैनी है, लगभग 38-39 साल तो मुझे भी हो गया है तो इसको खेती करते करते। जी, बहुत बढ़िया सर। हम बात करने वाले हैं संगठित खेती की। तो संगठित खेती है क्या और ये कैसे की जाती है? जो संगठित खेती है वो एक किसानों का समूह होता है जो सोसाइटी के रूप में होता है और जिसमें बहुत सारे किसान आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है और एक दूसरे के पास जो किसी एक किसान के पास अच्छा तरीका हो वो सभी किसानों को बताया जाता है। तो यही संगठित खेती का है उद्देश्य है कि उस आधुनिक तकनीक की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा किसानों को कमाया जा सके, जिस संगठन में जुड़कर एक खेती की जाए। जी बिल्कुल। तो आपका कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको संगठित खेती करनी चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ये पुश्तैनी काम है, तो 2015 तक तो हमारी बिल्कुल पुराने तरीके की खेती थी जिसमें मेहनत ज्यादा थी, लागत भी ज्यादा थी, लेकिन मुनाफा कम होता था। तो उसके बाद 2016 में जब से हमने आधुनिक तकनीक की खेती शुरू की, सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लगाई बागवानी विभाग से, जिसमें हमें 80% अनुदान मिला और हमारी मदद डॉक्टर प्रदीप कुमार हिमराल जी थे तत्कालीन एचडीओ, तो उन्होंने बहुत की। तो उसके जब हमने परिणाम देखे तो उसमें जो आधुनिक तकनीक से उस पे सिंचाई व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से अच्छी पैदावार हुई, तो निश्चित तौर पे किसान की जेब को भी ज्यादा फायदा हुआ। तो जहां तक एक किसान जब जागरूक हो गया तो मैंने सोचा कि अब एक तो है जागरूक, तो क्यों ना दूसरे किसान को भी अगर संगठित किया जाए और ये जानकारी उन तक पहुंचाई जाए तो वो भी जागरूक हो जाएंगे और साथ में जो है उनको भी लाभ मिलेगा। और इस तरह से धीरे धीरे करके हमने पहले 10 लोगों से 12 लोगों से ये शुरू किया था संगठन, जो एक सोसाइटी है हमारी जिसमें हम 10 लोग पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। लेकिन आज हम उस पे 40 सदस्य है जिसमें 25 हमारे जेंट्स है और 15 हमारी महिलाएं है। तो आपने 2015 के बाद संगठित खेती की शुरुआत की है? जी बिल्कुल। तो संगठित खेती के आपको क्या क्या लाभ देखने को मिल रहे हैं जब से आपने लोगों को अपने साथ जोड़ा है और संगठित खेती की शुरुआत की है, तो आपको क्या लाभ देखने को मिले हैं? जो हमारी संगठित खेती है इसमें हमारा यही उद्देश्य है, सबसे पहले हमारी सोसाइटी का, कि कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे हो किसान को, है ना। तो जैसे हम कोई आज बीज ले रहे हैं तो वो कहाँ से हमारे को सस्ता मिले और कहाँ से उसमें अच्छी गुणवत्ता हो ताकि अच्छी पैदावार दे, इस तरह से एक दूसरे को अवेयर करना तो संगठित खेती के माध्यम से ही यो किया जा सकता था। क्योंकि जैसे कि एक किसान, मान के चलो हम मटर का बीज लेते हैं 400 रुपए किलो ले रहे हैं, तो वो अगर वही क्वालिटी हमारी 70 रुपए किलो के बीज में मिलती है और अच्छी उससे पैदावार आती है तो 400 रुपए वाला क्यों लगाए। तो इस तरह का जो हमारा संगठित खेती का था यही उद्देश्य। और संगठित खेती का एक अन्य उद्देश्य था कि जो आज के समय में जो अंधाधुंध ये फसलों में कीटनाशक का प्रयोग एक जहर के रूप में किया जा रहा है, इसको कैसे समाप्त किया गया। तो जैसे कि ये हमने उद्देश्य लेके चले तो आज हम अधिकांश तौर पे इस पे सफल भी हुए। मैक्सिमम जितने भी हमारे किसान भाई है, खुद भी हूँ मैं खेती से जुड़ा हुआ, तो हमने सबसे पहली कड़ी में इसमें यही देखा कि हमें अपने खेतों में सोलर लाइट ट्रैप लगाना है, जिसकी मदद से जो बहुत सारे इंसेक्ट है वो रात को फसलों में अंडे देते हैं, तो वो सोलर लाइट ट्रैप की मदद से वो इंसेक्ट को ट्रैप किया जा सकता, तो काफी हद तक तो वो कीटनाशक खर्च रुक जाता है। दूसरा, बहुत सारे मित्र कीट
जो कुछ तो एनवायरनमेंट में ही उपलब्ध रहते हैं और कुछ जो गोबर के माध्यम से, अभी जैसे हमारी सोसाइटी के पिछली साल बहुत सारे सदस्यों ने बागवानी विभाग के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला जो न्यू शिमला में है वहाँ पे ट्रेनिंग की, तो उन्होंने सोल्यूशन दिया, तो वो हमने गोबर में मिला के वो मित्र कीट खेतों में ही तैयार कर दिए। तो इस तरह का भी जहाँ से भी हमें इसके लिए सहायता मिले कीटनाशक को रोकने के लिए। और अभी हमारे बागवानी विभाग में हमारे एचडीओ मैडम है डॉक्टर प्रिया कपिल जी, उन्होंने भी एक जागरूकता कैंप लगाया इस पे नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, और उसमें जो नेचुरल फार्मिंग का हमारा ब्लॉक में देख रही है एक बीटीएम मैडम, उनका नाम शायद कोई भीष्मा नेगी जी है, तो उन्होंने भी किसानों को काफी जागरूक किया। और हम लोग खुद भी नेचुरल फार्मिंग पे भले ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी वहाँ सोसाइटी के लोग काफी लोग गए, और हमारा यही प्रयास रहता कि हम अधिक से अधिक इस तरह के कैंप से जुड़े, ताकि हमारे को कोई ना कोई अच्छी जानकारी इसकी मदद करने को मिल जाए। तो जब आपने संगठित खेती करने के बारे में सोचा और शुरुआत की, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? हाँ जी, जब मैंने ये शुरुआत की तो बहुत सारे लोग तो हमारा मजाक करते थे कि काय की सोसाइटी है जी, ये तो 2-4 लोग इकट्ठे हो गए और ऐसे ही मंडली इकट्ठी हो गई। और बहुत सारे लोग तो इतना भी मजाक कर देते थे कि जब हम सोसाइटी नहीं थी, बनाने की कगार पे थे, तो बहुत सारे गांव में हमारा ऐसे भी मजाक करते थे हमारे किसान भाइयों का, जो मेहनत करते हैं, कि ये तो खेतों में मरे हुए ही मिलने जी। लेकिन फिर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, उनको तो बोलना था जो बोलते रहे, लेकिन हमने ये सोसाइटी का निर्माण किया और सफलतापूर्ण यह हमारा आज यह काम कर रहा है। और इतना ही नहीं कि जो हमारी जय किसान बागवान सोसाइटी है, इस सोसाइटी के पास आज जो हमारे पास है, वो हमारे पास खेती के लिए एक बहुत बड़ा लगभग 15 लाख कीमत का कस्टम हायरिंग सेंटर है, जिसमें खेती की आधुनिक तकनीक की बहुत सारी मशीनें हैं, जिसको अब आज जो खेती करना है वो एक तरीके से बहुत आसान हो गया है जी। तो आपने जय किसान बागवान सोसाइटी की बात की, जो आपकी सोसाइटी है जिसमें आप काम करते हैं, तो उसमें लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल या कितना आसान रहा आपके लिए? जैसे आपने कहा कि आपने 12 लोगों से शुरुआत की थी। हाँ जी, तो जैसे कि हमने 12 लोगों से पहले शुरुआत की, तो उसमें कई हमारे अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर थे। तो जब हम लोगों ने शुरुआत की, तो मैक्सिमम हमारा जो शुरू से इस सोसाइटी का उद्देश्य रहा है कि फसल में कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे हो। तो सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य था कि हमने जो फसलों लगानी है वो एक समान दूरी पे लगानी है, यानी कि प्रॉपर लाइन सोइंग करनी है जी। तो हमारी अगर कोई भी फसल होगी, पौधे की रुपाई है, चाहे बीज बुआई, और निश्चित एक समान दूरी पे रहेगी, तो निश्चित तौर पे उसमें हवा और धूप का एक समान संचार रहेगा और पैदावार अधिक होगी। उस पे हम मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से, मल्चिंग के माध्यम से पानी की बचत होगी, 50% इनफैक्ट खर्चा रुक जाता है जी। और क्लीन कल्टीवेशन होगा, और साथ में बाद में वो मल्चिंग सड़ने के बाद एक प्राकृतिक खाद के रूप में काम आती है। तो इस तरह से जब दूसरे किसानों ने हमारे को देखा कि इधर तो फायदा हो रहा, तो धीरे धीरे करके हमारे आज वो किसान जुड़े और 40 लोग हो गए। और जितने भी मेरे पास फार्मर है, चाहे महिलाएं भी है, वो लोग सभी ऐसे वही लोग हैं उसमें जिनकी आजीविका खेती से चली हुई है। और आपको खुशी होती है मुझे बताते हुए कि जैसे मैंने बताया कि हमारा अपना कस्टम हायरिंग सेंटर है, और जो हमारी महिलाएं हैं 15 अभी, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो आज बड़ी से बड़ी मशीनों को खुद सक्षम है खेती की चलाने में सक्षम हो गई है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड सारी मशीनें चला सकती है। महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे इसमें भाग ले रही है जी। तो आपने कस्टम हायरिंग सेंटर की बात की, तो आपने उसको कैसे आपने सोचा कि उसकी शुरुआत की जाए, कैसे आपने सोचा कि वो करना चाहिए कस्टम हायरिंग सेंटर? हाँ जी, ये कस्टम हायरिंग सेंटर भी एक मशीनीकरण है, और मशीनीकरण आज के समय में हर किसान की एक जरूरत बन चुकी है जी। बिल्कुल, जिसमें कि मशीनों के माध्यम से समय की बचत होगी, बीज की बचत होगी, और जो प्रॉपर एक समान फसलों में दूरी होगी वो एक समान रहेगी जी। तो जैसे कि विभाग, कृषि विभाग हो या बागवानी विभाग हो, इन सभी लोगों का, जो वैज्ञानिक लोग हैं, इनका मेन यही सलाह रहती है किसानों को कि अगर पौधे भी लगाए तो एक समान दूरी पे, फसल भी हो तो एक समान दूरी।
पर अब मुझे ये नहीं है पता कि किसान भाई इसको जो खेती कर रहे हैं उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने तो इसको एक समान दूरी का काफ़ी पहले से किया, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने का हमारे मन में तभी सोच आया, हमारे ब्लॉक के डॉक्टर प्रदीप कुमार हिमराल जी थे, तो इस तरह का उनके पास भी एक योजना थी, तो उन्होंने जैसे हमारे को इस योजना के बारे में बताया, ब्लॉक के माध्यम से उसमें कैंप लगे, उसमें योजनाओं के बारे में बताया। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ तत्कालीन बागवानी विभाग के डायरेक्टर साहब डॉक्टर R.K. पुर्थी जी, जो एग्रीकल्चर में भी डायरेक्टर रहे और बाद में हॉर्टिकल्चर में भी डायरेक्टर साहब रहे। तो उनकी सोच को, दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि हमारे जैसे छोटे ब्लॉक के जो किसान हैं उनके पास भी कस्टम हायरिंग सेंटर है। वो मैं कई बार उनके पास जाता था, तो जब शुरू में जाता था तो वो मेरे को ही बोलते थे कि भोपाल सिंह, हमने किसानों के लिए खेती को आसान करना है। और वो मुझे लगा कि वो जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति है और उनकी सोच जो दूरदर्शी सोच है उसी का परिणाम है कि हमारे छोटे जैसे बसंतपुर ब्लॉक में जो कस्टम हायरिंग सेंटर आया है, और हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर पूरे प्रदेश का सबसे सुंदर उदाहरण है जी। तो आप अपने जो सोसाइटी है उसमें किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट भी करवाते हैं दूसरे राज्यों में, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, जो हमारा सोसाइटी है, ये हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल कॉलेजों से निकले हैं, कई इंजीनियर बच्चे भी हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की हमारी शिकायत रहती थी कि जी हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पानी ही नहीं है जी, खेत है पानी नहीं है, तो ऐसे में मुश्किल है काम करना। तो एक बार ऐसे ही जिक्र हुआ, मेरी सोसाइटी के एक बहुत प्रगतिशील किसान है हमारे गांव के, ये भाई उमेंद्र जी, उन्होंने बोला कि इन बच्चों से हमने खेती करवानी है। हम लोग बैठे हुए तो आपस में चर्चा हुई दो किसान की, तो उनको कोई ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ ये इनको दिखाया जाए कि अगर नेचुरल सोर्स नहीं है तो किस तरह से खेती करें। तो इस विषय में हमने महाराष्ट्र जलगांव जो है, जहाँ पे बिल्कुल उनके पास नेचुरल सोर्स नहीं है पानी का, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है और वहाँ उसको प्योरीफाई किया जाता है, और आज वहाँ 2500 एकड़ में आप सभी किसान भाइयों को मैं तो ये बोलता हूँ कि कभी मौका मिले तो वहाँ अवश्य जाए। वहाँ 2500 एकड़ में उनका अपना केले का, अनार का और अपना ये चीकू का बहुत सारा फार्म है, और केले का तो टिश्यू कल्चर उनके पास बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा है उनके पास जी। तो इस तरह का उनके मन में भी वो बहुत दिखाने के बाद, एक्सपोजर विजिट करवाने के बाद उनके मन में भी बहुत आत्मविश्वास आया, जिन लोगों को हमने वहाँ पे लेके गए थे, और भविष्य में वो जल्द अच्छा काम करके दिखाएंगे जी, कि कम रिसोर्सेज में किस तरह से आप कर सकते हैं। और हमारे वहाँ तो बारिश भी कम होती है महाराष्ट्र में, और यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है हिमाचल के अंदर, तो क्यों ना वो पानी भूमि में जाने से बजाय अगर उसको स्टोर किया जाए, तो उसके लिए विभाग भी, कृषि विभाग भी मदद कर रहा है, रेन हार्वेस्टिंग टैंक, और बागवानी विभाग भी मदद कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जो संगठित खेती है वो किस तरह से किसानों के लिए या आप सबके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है? हाँ जी, जो संगठित खेती है उसमें जैसे हम लोग 40 लोग हैं, जैसे एक आदमी खेती करेगा तो वो एक दिमाग से करेगा। अगर 40 लोग खेती करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि नहीं इस तरह से कैसे करना है, तो वो 40 दिमाग जब काम करेंगे तो उसमें तो बहुत अच्छा निखर के आएगी कोई ना कोई बात। और इस के लिए तो मैं हमारे जो कृषि विभाग के वैज्ञानिक लोग हैं, जैसे कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब है जो आजकल डिप्टी डायरेक्टर शिमला है, डॉक्टर अजब नेगी जी, और डायरेक्टर साहब है डॉक्टर राजेश कौशिक जी, मैं भी उनके संपर्क में रहा और उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। आज वो भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी है, और हर किसान, कोई भी किसान उनके पास जा सकता, उनकी मदद कर सकता, और उनसे सीखने को मिला। वो मैं जानकारी जब सीख के लाया और उसके सीखने के बाद मैंने अपने किसानों को बताई, और उन तरीकों से हमने काम किया जमीन पे, और हमें 100% उसके अच्छे लाभ मिले। मैं आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमने 400 रुपए किलो, हम मटर पे बहुत काम किया है हमने, 400 रुपए प्रति किलो वाला हमने बीज खरीदा मार्केट से जी। उसकी परफॉर्मेंस देखी। और अभी हमने कृषि विभाग से, बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि कृषि विभाग के पास अच्छा बीज नहीं आता है जी। आलू का अच्छा बीज नहीं है, मटर का अच्छा बीज नहीं है, तो
मैंने खुद उनसे 65-70 रुपए किलो, शायद इतना होगा, 65-70 रुपए किलो बीज उनसे लिया, प्रॉपर लाइन सोइंग की, और आज उन्हीं के बीज में 12-12 दाने की हमारे पास फली निकली है, एक फली के अंदर 12 दाने। और मेरी अपनी जिंदगी में इतना अनुभव के बावजूद भी 400 रुपए किलो वाले मटर के बीज में भी 12 दाने की फली नहीं आई। तो थोड़ा सा किसानों को भी विभाग पे विश्वास रखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे बीज नहीं आते। आलू का बीज है जो किसानों को ब्लॉक के माध्यम से दिया जा रहा है, और किसान वहां जाए और ब्लॉक के से अपना बीज ले, और अच्छा सर्टिफाइड बीज होता, क्योंकि वो बीज के लिए उनके वैज्ञानिक पहले वो कर लेते, उसमें रिसर्च कर लेते कि अच्छा बीज है और नहीं है अच्छा बीज। तो इसलिए किसान भाई अधिक से अधिक, और मैं तो कहता हूं कि बहुत सारी आज योजनाएं हैं विभाग के पास, कृषि विभाग के पास, बागवानी विभाग के पास योजनाएं हैं, उसका लाभ किसान भाई अवश्य उठाए। और सोसाइटी के माध्यम से, जब हमने सोसाइटी बनाई और उसके माध्यम से बहुत सारी किसान भाइयों की हमारे पास समस्या रहती थी कि जंगली जानवरों से एक खेत इधर है एक खेत किधर है, तो सोलर फेंसिंग लगाना मुश्किल हो गया, और सरकार के लिए भी वो मुश्किल है एकदम से इतना पैसा लगाना। तो उसके लिए 2021 में अक्टूबर-नवंबर में हमने मैंने खुद एक सोलर डिटरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इस तरह का अपने खेतों में लगाया, जिसकी मदद से हमारा पूरे गांव में, जहां 25 से 30 लाख रुपया सरकार एस्टीमेट कॉस्ट थी कंपनी वालों की कि इसमें इतना खर्चा आएगा, और लगभग 22-25 लाख रुपए सरकार का लग जाना था, वो 12,000 के रिपेलर ने, वो सोलर डिटरेंट ने काम कर दिया, और जिसमें कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग दोनों 50% अनुदान आज किसानों को दे रहे हैं। तो किसान भाई कोई भी ले सकता, और वो अगर 10 लोग एक गांव में रह रहे तो 10 रिपेलर लगाने की जरूरत नहीं, वो एक ही पूरे गांव को मतलब वो काम कर देगा, और पूरी तरह जो रात के जानवर आते हैं फसलों को, उसमें 110% उसमें सफलता प्राप्त हुई है। जी, और तकनीक भी अगर सही हो तो फिर किसी भी तरह का बीज अच्छी पैदावार। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप मुख्य तौर पे कौन कौन सी फसलें उगाते हैं संगठित खेती में? जो हमारा अधिकांश तौर पे हमारा सब्जियों पे ही काम रहता है, और कुछ लोग हमारे पास जो बागवानी क्षेत्र में भी है उनका इस पे एप्पल फार्मिंग है, प्लम फार्मिंग है, लेकिन जो उनका बीज की जगह है उसके जो एक समान पौधों की दूरी रखी उन्होंने, उस पे भी हम दलहनी फसलों का उन्होंने लगाना शुरू किया है, ताकि सेब की फसल या प्लम की फसल जब आएगी तब मुख्य फसल है, लेकिन अतिरिक्त फसल आती है तो उनसे तो वो काम करवा दिया। हम लोग जो खेती का काम करते हैं, हम लोग इसमें मुख्यतः फसलें जैसे मटर की हो गई, बीन्स है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, और आलू की है, उसके बाद हम लोग बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इस तरह की बहुत सारी क्रॉप, और इवन हमारा प्याज पे भी काम चला है जी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी का यही उद्देश्य है कि जैसे हमारा शिमला है, हिमाचल है, बहुत सारा प्याज हमारा दूसरे राज्यों से हमारे जिले में आता है जी। और हम लोग हमारा बहुत सारा पैसा दूसरे राज्यों को चला जाता, तो हमने सोचा है कि हम लोग इसको एक व्यापक स्तर पे प्याज की खेती करेंगे। हमने ऐसा बीज ढूंढ लिया जो आप आज तैयार होगा, मई में तैयार होगा, आप उसको नवंबर में भी, अगर किसी किसान भाई के पास भंडारण क्षमता अच्छी है तो वो नवंबर तक, दिसंबर तक, जनवरी फरवरी में भी इसको बेच सकता है, उसमें किस तरह का वो खराब नहीं होता है। तो इस तरह का भी हमने एक प्रयास करना है, परंतु अभी थोड़ा सा दिक्कत हमारे को ये आ रही है कि वो बड़ी काम है, ट्रांसप्लांटिंग कैटेगरी में बहुत दिक्कत आती है। तो उसका भी हमने अभी महाराष्ट्र जब हम लोग गए जलगांव, वहां पे बड़ी सी मशीन देखी हमने जो 12-12, 15-15 लाइनों में 1 लाख, तो इतनी बड़ी मशीन तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों तक को पहुंचाना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि शीघ्र ही हम एक इस तरह की मशीन लेंगे जो हमारी 6 से 8 लाइनें प्याज की एक बार लगा के जाएगी, और हम लोग इसमें प्रतिबद्ध है कि हम लोग करेंगे ये काम, और वो दूसरे राज्यों को पैसा जा रहा है वो हमारे को आए, हमारे ब्लॉक को, किसानों को आए वो पैसा। जी बिल्कुल। आपने कहा था कि आप पारंपरिक खेती 2015 से पहले की जाती थी, क्या अब आप लोग सिर्फ आधुनिक खेती पर ही निर्भर है या फिर आप परंपरागत खेती और आधुनिक खेती का मिला जुला आप आगे करते हैं? नहीं, अधिकांश तौर पे जो, तो मेरी अपनी बात है, तो मेरे जैसे हमारे पास कस्टम हायरिंग सेंटर है, हमारा तो सारा काम मशीनों से ही है। जैसे कि हमने बीज बुआई, खेत तैयार करना है तो ट्रैक्टर में रोटावेटर लगता है, उसको जुताई कर दिया जी। तो उसके बाद खेतों में बीज लगाना है तो मल्टी क्रॉप सीड प्लांटर है हमारे पास,
जो जिस तरह से हम उसको एडजस्ट करना है, अगर जो हमारे पास मशीन है वो 3 इंच से 12 इंच तक के डिस्टेंस में बीज डाल सकती है और एडजस्टेबल है कि हमने पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, तो उस तरह का उसमें एक समान दूरी रहती सबसे। और एक हमारे पास मशीन है वेजिटेबल प्लांट नर्सरी प्लांट ट्रांसप्लांटर, जो सब्जियों के पौधे लगाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि पहले सब्जी के पौधे लगाने के लिए नाली बनानी पड़ती है, फिर पौधा डालना, फिर उसको मिट्टी की सपोर्ट देनी, फिर पानी डालना और साथ में उसमें बेड भी बनाने पड़ते हैं अगर कोई किसान। तो ये 5 प्रकार की मेहनत रहती है। तो हमारे पास इसी तरह की एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है जो एक ही मशीन 5 प्रकार का काम कर देगी जी। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि प्रदेश सरकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी ऐसी मशीन नहीं है, तो किसान भाइयों के पास तो कहाँ से होनी, लेकिन हमारे पास है वो मशीन जी। तो जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो किस तरह की स्कीम्स या फिर किस तरह की उपलब्ध करवा रही है सुविधाएं किसानों के लिए? नहीं, जो कृषि विभाग है हिमाचल प्रदेश में, बागवानी विभाग है, ये दोनों विभागों का पुरजोर कोशिश रहती है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले जी। अब आप देखो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें 80% किसानों को उसमें अनुदान राशि दी जा रही है जी, बिल्कुल। और पॉली हाउसों पे 85% दी जा रही है, सोलर फेंसिंग पे भी 85 और 80% का है। 80% अगर सिंगल किसान लगाए और अगर 3-4 लोग ज्वाइंटली लगाए तो 85% है। पावर टिलर लो उस पे भी 50% अनुदान खेती की मशीनों पे दिया जा रहा है। और इसके लिए जो एंटी हेल नट है, कुदरती जो प्रकृति का कह रहता है, बजरी आती है सेब के ऊपर, उसके लिए भी एंटी हेल नट पे 80% सब्सिडी दी जा रही है। और उसी तरह कृषि विभाग भी सब्जियों के ऊपर भी अगर एंटी हेल नट लगाना है तो उस तरह का प्रावधान कृषि विभाग में भी है और उसमें भी 80% दी जा रही। और इतना ही नहीं, अगर कोई HDP पे, हाई डेंसिटी प्लांट पे किसान भाई कोई काम कर रहा है तो जो लोहे का स्ट्रक्चर लगता है उस पर भी अनुदान राशि दी जा रही है, शायद से 50% अनुदान राशि कुछ एक किसानों को हमारे सोसाइटी में भी लोगों को मिली है। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जैसे हम लोग इसको अपना वो हार्वेस्टिंग टैंक बना लो जी। कोई भी, इवन कस्टम हायरिंग सेंटर, मैं आपको बताता हूँ कि कृषि विभाग भी कस्टम हायरिंग सेंटर दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें किसानों को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। तो किसान भाई भी थोड़ा इसमें ये सोचते हैं कि मैं इतना पैसा लगाऊं तो सुबह को खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास आप कभी भी कोई भी किसान भाई हमारे प्रदेश का कृषि विभाग के जो शिमला के अंदर डिप्टी डायरेक्टर साहब है डॉक्टर अजब नेगी जी और डायरेक्टर साहब है डॉक्टर राजेश कौशिक जी, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी है और कोई भी किसान उनके पास जा सकता है, उनसे मदद ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी से मिलते नहीं, वो सबसे मिलते, किसानों से पहले मिलते हैं। कोई ऐसा नंबर कोई आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो कि जिससे वो स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में दर्शकों को हमारे पता चल सके? हाँ जी, डिप्टी डायरेक्टर शिमला का नंबर है ये, डॉक्टर अजब नेगी जी, ये 94 183 33 549 जी। हाँ जी, ये 94 183 33 549 ये डिप्टी डायरेक्टर शिमला डॉक्टर अजब नेगी जी का फोन नंबर है। कोई भी किसान भाई उनसे संपर्क कर सकता है, अपनी समस्या बता सकता है या डायरेक्ट तौर पे मिल भी सकता है उनसे जी। और ऐसा नहीं है, वो पहले सबसे पहले जो दोनों ऑफिसर जिनके नाम बताए, पहले इन्होंने यही बोला हुआ कि हम पहले मिलेंगे तो किसान जी। सर आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी संगठित खेती के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आपके कोई भी प्रश्न है संगठित खेती से रिलेटेड या फिर स्कीम से रिलेटेड, वो आप इस नंबर पे 9418333549 पे संपर्क कर सकते हैं। फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।